हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमलेश एजुकेशन हब। आज जो है हम क्विक रिवीजन ऑफ साइंस करेंगे। आज जो है हम जो प्रीवियस ईयर साइंस के कुछ एक क्वेश्चन जो आ रखे हैं या फिर जो आगे हम जनरल डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में कुछ एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के कुछ एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या कुछ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग। ठीक है, तो सबसे मोस्ट जो है वो है फ्लोरीन, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। और सबसे जो लीस्ट है वो होता है सीजियम। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सेकंड पॉइंट है कि सबसे ज्यादा हैवीएस्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा है और सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो हैवीएस्ट एलिमेंट जो है वो है ओस्मियम और सबसे जो लाइटेस्ट है वो है लिथियम। ठीक है, जो लिथियम है इसका हम जो बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, एक डिजीज है बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कि ऐसा कौन सा मेटल है और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। तो जो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वो होता है मरकरी, जिसको Hg से डिनोट करते हैं। एंड द नॉन मेटल कौन सा है, नॉन मेटल है ब्रोमीन, जिसको हम Pr से डिनोट करते हैं। तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और मरकरी एक मेटल है। इसी के साथ अगर मैं सेकेंड पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। सॉलिड स्टेट में क्या, नॉन मेटल। तो सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है बोरॉन, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सब नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका 75% जो एलिमेंटल मास है वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 75% कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और हाइड्रोजन जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल भी है कि भी ये किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। इसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में एक और पॉइंट की बात करूँ तो हाइड्रोजन के हमें दो आइसोटोप्स दिखाई देते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2। 1 जो होता है ये मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं हम प्रोटियम और 2 को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। तो जो हैवी वाटर जो होता है, हैवी वाटर जो होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मिलके बना होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम का पहले मीनिंग नहीं पता। ड्यूटेरियम मतलब आइसोटोप पता है हाइड्रोजन का, जैसे कि आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 37। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम है, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है लेकिन जो मास क्या होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो पास करती है, हीट और लाइट जो पास आउट करती है वो सॉलिड्स में किसके थ्रू करती है, लिक्विड्स में किसके थ्रू करती है और गैस में किसके थ्रू करती है। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो सॉलिड में करती है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, लिक्विड में क्या होते हैं, लिक्विड में आयंस होते हैं, आयंस कैटायन होते हैं जिनके ऊपर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकेंड होता है एनायन और एनायन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में जनरली तो नहीं होता है, गैसेस में जनरली जो कंडक्शन है वो नहीं होता है। अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर रिलेशन देखते हैं हम, तो सॉलिड्स के अंदर
काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लेस देन होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है तो उसके लिए क्या चाहिए कि जो भी एलिमेंट है, जो भी मेरे पास मॉलिक्यूल है, वो मोशन में होना चाहिए और उसका कुछ मास होना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड में कंप्रेस्ड होते हैं तो मास जो उनके मूवमेंट के लिए बहुत कम जगह मिलती है उनको, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम होती है। सेकंड अगर मैं बात करूं कि लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होती है, बिकॉज लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ये मतलब ज़्यादा कंजस्टेड जो होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते, इनके अंदर बीच बीच में स्पेस होता है, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी से। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी मतलब होती है वो किस में होती है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे, पोटेंशियल एनर्जी से गैसियस फॉर्म में ही होती है। और उसके बाद के कुछ एक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एटॉमिक रिएक्टर होता है। एटॉमिक रिएक्टर के अंदर हमें कौन सा एलिमेंट मिलता है, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर हमें मिलता है यूरेनियम, और यूरेनियम जो है एक रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम करते हैं कोबाल्ट का यूज। कार्बन हो गया, कार्बन का हम जैसे फॉसिल्स एज अगर हमें पता करनी है तो उसके लिए हम कार्बन का यूज करते हैं। गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर के अंदर हमें कौन सा जो केमिकल कंपाउंड जो है वो मिलता है, तो गन पाउडर के अंदर हमें मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बोलूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2। ये कब बनता है, जो जिप्सम जो होता है इसकी फॉर्मेशन होती है जिप्सम से, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको डॉक्टर्स जैसे किसी की हड्डी बोन वगैरह में जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो वो प्लास्टर करते हैं ना, तो वो किसका करते हैं, CaSO4.12H2, इसी को ही बोलते हैं जो वो प्लास्टर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो सोप जो साबुन होती है उसके अंदर हमें कौन सा केमिकल कंपाउंड मिलता है, तो उसके अंदर हमें मिलता है सोडियम स्टीरेट, ये सोप के अंदर हमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर के अंदर हार्डनेस है। ठीक है, तो जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर वो होती है कैल्शियम सल्फेट की वजह से और कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी वजह से हार्डनेस आती है वाटर के अंदर। और इस हार्डनेस को हम रिमूव भी कर सकते हैं अगर मैं क्या कर दूं, इसके अंदर वॉशिंग सोडा को ऐड कर दूं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2 डिहाइड्रेटेड। ठीक है, वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है। वॉशिंग सोडा जो है एज अ क्लीनिंग एजेंट, हम इसको क्लीनिंग एजेंट के तरीके तौर पे भी यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज में। ठीक है, या फिर हमें कोई अगर मैं सेकंड चीज देखूं तो वॉशिंग सोडा जो है, अगर मैं बेकिंग सोडा को डिकम्पोज कर दूं, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, अगर मैं बेकिंग सोडा को डिकम्पोज कर दूं, अगर उसको नीचे से हीट दे दूं तो वो क्या करेगा, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो और बेकिंग सोडा को हम जैसे भी ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, केक्स वगैरह जो भी बनाते हैं उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालते हैं। घर पे अगर हम कुछ खाना भी अगर बनाते हैं, मोस्ट ऑफ जैसे कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो वो किस लिए ऐड करते हैं, ताकि यहाँ पे जो ये CO2 जो है ये गैस लिबरेट हो सके और वो क्या बन जाए, फ्लफी टाइप का बन जाता है। जैसे कि आप ब्रेड लेके आते हो, ठीक है, तो वो क्या है, फ्लफी टाइप की दिखा देती है। केक वगैरह जो होता है वो भी, वो किस वजह से होता है, बेकिंग सोडा के एडिशन की वजह से, बिकॉज CO2 जो है उसके अंदर से लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, इस वजह से। सेकंड, अगर मैं बेकिंग सोडा का यूज की बात करूं कि इसको यूज करते हैं किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज करते हैं।
बेकिंग सोडा को। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट आता है कि ब्लीचिंग जो पाउडर होता है वो क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है जो है वो है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का है CaOCl2। इसको जो है हम यूज करते हैं कि जो मतलब ब्लीचिंग वुड पल्प जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वहां पे, कि पेपर वगैरह पेपर या राइन वगैरह रेयन बनाने के, यहाँ इन इंडस्ट्रीज में हम जो है ब्लीचिंग का यूज करते हैं, या फिर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स जो होते हैं लॉन्ड्री के अंदर वहां पे भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड अगर मैं एक और यहीं से बात निकालूं कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो ब्लीचिंग वुड पल्प इंडस्ट्री में यूज होता है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन सा है वो क्लोरीन। क्लोरीन को हम यूज करते हैं ब्लीचिंग वुड पल्प इंडस्ट्रीज में पेपर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो हार्डनेस की हमने बात कर ली है। अब कुछ क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस आ जाती है वाटर के अंदर। तो टेम्परेरी हार्डनेस आने के लिए हम क्या कर देते हैं, वाटर को बॉईल कर देते हैं और वो उसकी हार्डनेस जो है वो उसकी रिमूव हो जाती है। अब उसके बाद की कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस हम किसको बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस हम बोलते हैं जिनोन को। ठीक है, जिनोन को हम डिनोट करते हैं XE से। जिनोन जो है एक नोबल गैस है, एक इनर्ट गैस है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 6 नोबल गैस है। ठीक है, आर्गन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टोन, रेडोन एंड हीलियम। ये मेरे पास टोटल 6 इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस इन्हीं को ही हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फिलोसफर वुल। फिलोसफर वुल हम किसको बोलते हैं, फिलोसफर वुल बोलते हैं हम जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, और इसका हम जो सनस्क्रीन्स हो गए या सन लोशंस वगैरह होते हैं उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं, फिलोसफर वुल का। नेक्स्ट बात आती है कि होर्न सिल्वर किसको बोलते हैं हम, होर्न सिल्वर बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड को, AgCl2। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, होर्न सिल्वर। नेक्स्ट बात आती है कि वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट हम बोलते हैं मिथेनॉल को। नेक्स्ट अगर बात आती है कि जो लाफिंग गैस जो होती है वो कौन सी होती है, लाफिंग गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट आती है कि टीयर गैस कौन सी होती है। देखो टीयर गैस जो होती है वो होती है क्लोरोपिरीन। ठीक है, लेकिन जो कॉमनली हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं 2-क्लोरो बेंजल्डीन मिथेनो नाइट्राइल। इसको CS से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होती है। अब टीयर गैस, टीयर गैस जो होती है ये गैस नहीं होती है बल्कि एक एरोसोल होता है। एरोसोल, एरोसोल हम किसको बोलते हैं, एरोसोल होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो होता है लिक्विड, और डिस्पर्स्ड मीडियम जो होता है वो होता है गैस। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन फिर बनता है उसको बोलते हैं हम एरोसोल। तो टीयर गैस क्या है, एक एरोसोल है, ना कि एक गैस है। हम उसको गैस बोलते हैं बट एक्चुअली में क्या होती है, वो एक एरोसोल। अब हमारे पास जो LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या CNG जो होता है उसके अंदर कौन से जो एलिमेंट्स हैं हमें मिलते हैं। तो जो LPG होता है उसके अंदर हमें मिलते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटिलीन एंड प्रोपेलीन। ब्यूटेन,
प्रोपेन, ब्यूटेलीन एंड प्रोपेलीन। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है एलपीजी का वो ये 4 जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनसे होते हैं। सीएनजी में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये होती है एलपीजी की। सीएनजी के अंदर है मीथेन की, ठीक है, CH4 मीथेन की। सीएनजी जो है उसके अंदर मीथेन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का अगर मैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखूं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारे पास 2 थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है क्लिनिकल और सेकंड होता है हमारे पास लेबोरेटरी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी की अगर बात करते हैं तो लेबोरेटरी का होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास जो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में भी मिलता है हमको, फारेनहाइट के अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो अगर मेरे को केल्विन के अंदर जैसे डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो सेल्सियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, केल्विन में जो टेम्परेचर दे रखा है -273, अगर उसके अंदर से मैं माइनस कर देती हूँ तो हमें डिग्री सेल्सियस के अंदर वो टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं फारेनहाइट के अंदर है हमारे पास टेम्परेचर और उसको बनाना है तो उसमें क्या करते हैं 5/9 ब्रैकेट फारेनहाइट में जो टेम्परेचर वो -32, तो हमें सेल्सियस के अंदर वो मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारे -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है यहाँ पे हमें जो सेल्सियस स्केल जो होता है फारेनहाइट जो स्केल होता है यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जो टेम्परेचर बोथ रीडिंग मतलब दोनों की जो रीडिंग जो होती है वो सेम होती है, -40 डिग्री सेल्सियस पे, फारेनहाइट स्केल की भी और सेल्सियस स्केल की भी। अब मैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, जैसे मैंने आपको आरएसओ बताया था, कुछ एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जैसे कि डिस्पर्स्ड फेज। मैं ये पूरा डायग्राम बना देती हूँ, इसके अंदर सारे लिखे हैं, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम। हमारे पास सॉल्यूशन कैसा बनेगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं सॉलिड है मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज, उसके अंदर में हमारे पास मीडियम जो है वो भी सॉलिड ही है, तो जो टाइप ऑफ सोल बनता है वो बनता है सॉलिड सोल, ठीक है। फेज मेरे पास सॉलिड है, मीडियम मेरे पास लिक्विड है, तो वो बनता है सोल। फेज मेरे पास सॉलिड ही है, मीडियम मेरे पास गैस है, तो वो बनता है स्मोक। फेज मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, ये मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। तो मेरे पास बनता है इमल्शन, सॉरी जो हमारे पास लिक्विड जब लिक्विड ही मीडियम होता है मेरे पास तब बनता है इमल्शन, ठीक है। और लिक्विड अगर गैस के साथ है तो बनता है एरोसोल, ठीक है। और अगर गैस अगर लिक्विड के साथ है तो बनता है हमारे पास फोम, ठीक है। और जब लिक्विड जो है सॉलिड के साथ जब करता है, ये सॉलिड सोल स्मॉल, ये बनाता है जेल, सॉरी आई फॉरगॉट दिस। लिक्विड जब सॉलिड के साथ करता है तो वो बनाता है जेल, और अगर गैस है मेरे पास वो जब सॉलिड के साथ करता है तो वो बनाता है फ्रूट फोम, ठीक है। तो ये मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज है, सॉलिड के साथ करेगा सॉलिड सोल बनेगा,
सॉलिड लिक्विड के साथ करेगा सोल बनता है, सॉलिड अगर गैस के साथ कर रहा है स्मोक बनता है, लिक्विड सॉलिड के साथ कर रहा है जेल बनता है, लिक्विड लिक्विड के साथ करता है तो मेरे पास एमल्जन बनता है, लिक्विड गैस के साथ करता है एरोसोल, गैस अगर लिक्विड के साथ कर रहा है फोम और गैस अगर सॉलिड के साथ कर रहा है तो फ्लोट फोम। ये हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन की कोलाइडल सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ये जैसे इसका ये डिस्पर्ज फेज है, ये डिस्पर्ज मीडियम है, तो बताओ कि मतलब कैसा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम एसिड्स की बात करें कि हमारे पास कुछ एक एसिड है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। जैसे पहला है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड जो होता है वो हमें मिलता है विनेगर के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात आती है फोमिक एसिड। फोमिक एसिड हमें मिलता है आंत स्टिंग, चींटी काट लेती है ना उसकी जो आगे वाली जो स्टिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो हमें स्पिनच उसके अंदर मिलता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमें मिलता है जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर लेमन, इनके अंदर मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टार्टेरिक एसिड की। टार्टेरिक एसिड हमें मिलता है टेमरिन के अंदर। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं बात कर लूँ जो सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा मोस्ट इरोसिव एसिड है। ठीक है, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होती है उनके अंदर भी ये होता है, सिट्रिक एसिड मोस्ट इरोसिव है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का हमें जो रस्ट स्टेन लग जाती है हमारे कपड़ों के ऊपर उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है H3CO4 और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कि कुछ मतलब जब सोडियम मेरे पास कार्बोनेट NaHCO3 है मेरे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब मैं इनको ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाती हूँ जैसे कि एसिटिक एसिड के साथ करवा दिया, फॉर्मिक के साथ, ऑक्सैलिक के साथ, इनके साथ जब मैं इसको रिएक्ट करवाती हूँ, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ऑर्गेनिक एसिड कि मेरे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास CO2 गैस जो होती है उसको लिबरेट करते हैं और ये प्लस क्या बना देते हैं CH3COONA। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर उसको मैं इसके साथ NaHCO3 के साथ जब रिएक्ट करवाती हूँ वो CO2 गैस को लिबरेट नहीं करता है, ऑर्गेनिक एसिड ही CO2 गैस को लिबरेट करते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि जो ड्रिंकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है एसिडिक। और सेकंड जो मोस्ट एसिडिक है उसको बोलते हैं हम चेरी कोक। चेरी कोक जो होता है वो भी सेकंड मोस्ट एसिडिक है और इसका जो हम pH अगर देखते हैं तो इसका pH होता है 2.5 to 2 एंड थर्ड मोस्ट एसिडिक जो होता है वो होता है कोक और इसका pH होता है 2.5 to 5। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो हम मिल्क जो हम पीते हैं, फ्रेश मिल्क जो होता है उसका pH कितना होता है, उसका pH होता है 6। ठीक है, और ये जो pH होता है ये सुटेबल नहीं होता है कि हम दूध से दही बना लें। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं मिल्कमैन वगैरह जो भी होते हैं या फिर मम्मा घर पे जो मम्मी होती है वो भी क्या कर लेती है, थोड़ा सा अमाउंट उसके अंदर वाटर ऐड कर देती है ताकि उसका pH थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो पानी जो है दूध के अंदर वो मिलाया जाता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि कार्बन के हमें जो एलोट्रोप्स हैं वो 3 मिलते हैं। कार्बन के हमें 3 एलोट्रोप्स मिलते हैं। सबसे पहला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये अपने अंदर से क्या है, हीटो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्शन, हीटो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है। सेकंड होता है मेरे पास डायमंड क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है और डायमंड अगर रूम टेम्परेचर पे है तो वो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करेगा डायमंड, अगर वो क्या है रूम टेम्परेचर के ऊपर है। लास्ट इज फुलरीन।
ठीक है। अब एक और फॉर्म है कार्बन की फॉर्म बोलते हैं उसको मैं बोलती हूँ ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन जो है उसके अंदर कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेफाइट की भी होती है कि ये अपने अंदर से जो हीट और लाइट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इसकी होती है, मतलब हीट और लाइट को पास करवाता है। एंड सेकंड जो ग्रेफीन जो होता है वो कहाँ होता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको यूज करते हैं हम, जैसे कि फोन्स की जो स्क्रीन होती है एलईडी की होगी, एलसीडी की होगी, तो वहां पे क्या मिलता है, हमें ग्रेफीन मिलता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि सोडियम स्टीलेसाइट एंड सोडियम स्टीले नाइट्राइट, वो कैसे बनते हैं, किसके प्रेसिपिटेशन की वजह से बनते हैं, तो वो बनते हैं CaCO3, इसके प्रेसिपिटेशन की वजह से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है कि आयरन है मेरे पास, ठीक है, इसको हमने बहुत दिनों तक बाहर रख दिया, एयर के कांटेक्ट में भी आ गया, बारिश भी आ गई, तो इसके ऊपर रस्ट यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भी आयरन जो है उसके ऊपर जंग ना लगे, Fe2O3 ये क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि आयरन के ऊपर हम क्रोमियम की और जिंक की इसकी लेयर कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर से। ठीक है, तो उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता है। या फिर आपने देखा होगा कि हम कलर वगैरह पेंट वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो उससे भी आयरन जो है उसको जंग जो है वो नहीं लगता है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो केमिस्ट्री के बारे में थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वो फिजिक्स। फिजिक्स के क्वेश्चन आपने मोस्ट ऑफ देखे होंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कि चाहे कोई वो क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर होगा, या केप्लर्स लॉ के ऊपर होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर होगा। तो मतलब किसी ना किसी एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछते लो तो नहीं पूछते, बट मतलब वो कोई एक एग्जांपल वगैरह दे देते हैं, तो वो एग्जांपल देना पड़ता है। असर्शन दे दिया, रीजन दे दिया, मान लो हम दोनों को दो चीज दे दी, असर्शन दे दिया, रीजन दे दिया, दोनों को पता करना पड़ता है कि किस लॉ पे है, वो सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। कुछ एक लॉ के बारे में हम जानेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने अपने इजाक न्यूटन थे उसने 3 लॉ दिए थे हमें। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी मेरे पास रेस्ट पे है, ठीक है, और या फिर अगर कोई बॉडी मेरे पास मोशन के अंदर है, ठीक है, तो वो दोनों क्या है, अगर मेरे पास बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी अनटिल और अनलेस हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, तो वो सेम पोजीशन पे ही रहेगी। और उसी को जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, if an object is in rest position still in their initial position until unless and for external force applied on it। सेकेंड लॉ की अगर मैं बात करती हूँ, सेकेंड लॉ है कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मेरे पास 5 kg मास है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई करी, जितना ज्यादा मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। फोर्स जितना ज्यादा एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होता है। ये क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो मेरे पास एक बॉडी इधर से आ रही है, एक बॉडी इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर टकराई, ठीक है, तो जितना फोर्स इस बॉडी ने इसके ऊपर लगाया है उतना फोर्स जो इधर से बॉडी आ रही थी, जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसने इसके ऊपर लगाया है। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये हमें न्यूटन के तीनों लॉ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, केप्लर ने भी 3 लॉ हमें दिए थे।
ठीक है। केपलर ने हमें 3 लॉ दिए थे। पहला जो है वो क्या बोलता है कि जितने भी जो प्लैनेट हैं, ठीक है, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, तो उनका जो ऑर्बिट जो होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं, ठीक है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों इसमें, और मतलब इसमें रिवॉल्व क्यों करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों नहीं करते हैं, वो इस वजह से बिकॉज उनकी जो वेलोसिटी है वो सर्टेन नहीं है, उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, इसी वजह से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है कि जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ठीक है, वो क्या करेगा, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगा, ठीक है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और जैसे जैसे जो पास आता जाता है सन के, तो उसकी जो स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। और थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है, सेमी मेजर एक्सिस जो है उसके क्यूब के इक्वल होता है, ये क्या बोलता है हमें, थर्ड लॉ बोलता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। केपलर ने ये लॉ दिए। उसके बाद बात आती है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि मेरे पास ये कोई प्लेन है, मिरर है मान लो मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास लाइट मैंने इसके ऊपर डाली, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास नॉर्मल है, तो ये लाइट जब भी मिरर के ऊपर गिरेगी तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके चलेगी, ठीक है। तो ये जो मेरे पास जब लाइट मिरर के ऊपर गिरी है तो हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल के साथ यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, ये एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल जो होता है ये बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये बोलता है हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था वो क्या था, ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है कि F इज इक्वल्स टू G(m)/r², कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, एक का मास है m, इसका मास है m, इनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है, तो इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, फोर्स जो अप्लाई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या बन गया, F जो है वो क्या बन गया m/r², और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब न्यूटन ने एक जो हमारे पास इक्वेशन है मोशंस की वो 3 है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at² एंड v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। अब इसमें v जो है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड, और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो है, ठीक है। अब एक आपने सुना होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर ही है, ठीक है, इस मार्कर को जब मैं यहाँ से फ्री फॉल अगर मैं इसका करवाऊंगी, यहाँ से छोड़ दूंगी तो ये डायरेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये किस वजह से जाता है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। और इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि ऐसा मतलब कौन सा प्लेनेट है जिसकी सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ऐसा कौन सा है जिसकी सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा जो है वो होती है जुपिटर की, ठीक है, जुपिटर। और जो सबसे कम जो होती है वो होती है मरकरी की। अब जो ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज करती है इफ अगर हम क्या करते हैं, मतलब मान लो ये सरफेस है प्लेनेट का, कोई भी मेरे पास प्लेनेट है उसका ये सरफेस है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे एल्टीट्यूड हमारी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होती जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं सेकेंड चीज हम क्या बोलते हैं कि प्लैनेट्स जो होते हैं हैव एटमॉस्फेयर। मान लो जैसे कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ का खुद का एक एटमॉस्फेयर, लेकिन मून है, मून का एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज जो अर्थ है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कम होती है देन द एस्केप वेलोसिटी, और इसी वजह से क्या होता है अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, देखो हमारे पास दो फोर्स होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ठीक है। एक रेडियली आउटवर्ड, एक रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो दोनों क्या होती है, दोनों का सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सिर्फ उन दोनों के बीच में सिर्फ यही ही एक डिफरेंस है। अब आपने देखा होगा जो स्प्लिटिंग होता है कलर्स का, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन आपको देखने को भी मिलेगा जैसे कि हम रेनबो में देखते हैं 7 कलर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। अब देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ वो इंक्रीज होती है। तो रेड की क्या होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है। इसीलिए जो डेंजर पे जो स्पॉट होता है उसको क्या बनाते हैं, रेड कलर का बनाते हैं, डेंजर साइन जो भी करते हैं वो रेड कलर का बनाते हैं, दूर से ही दिखाई दे जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे रेड से ऊपर वॉयलेट की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, वॉयलेट कलर की। और अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी जो है वो है रेडियो वेव की, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर देखो जैसे उसके अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, यूवी रे, गामा रे, एक्स रे, ये सारी किसके अंदर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के अंदर। और ये क्या होता है, रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं जैसे कि मेरे पास यूवी रेज होगी, माइक्रोवेव होगी, ये क्या करती हैं, पोलराइज्ड होती है, मतलब पोलराइजेशन हो सकता है। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है मेरे पास वो पोलराइज्ड नहीं होती है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट उनके ऊपर से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि जो साउंड जो है, साउंड के हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। वो क्या करती है कि वैक्यूम अगर वो ट्रेवल कर रही है तो वो उसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, ठीक है। ट्रेवल करने के लिए उसको मीडियम चाहिए। वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रेवल, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो हमारा यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स, उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जो एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, बिकॉज आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा कि जो एनर्जी जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंड सेम जो लॉ है एक होता है जैसे कि सिमिलर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
इसमें भी क्या है कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर क्या होता है कि मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये क्या करेगा अपना मोमेंटम जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, जब ये इससे टकराएगा तो ये ट्रांसफर हो सकता है मोमेंटम का, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं मोमेंटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फोर्स अगर जीरो है तो मेरे पास मोमेंटम जो होगा वो भी जीरो ही होगा, बिकॉज आपको पता है कि मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। मास का अगर मैं फोर्स के साथ रिलेशन देखती हूँ तो मास का रिलेशन है F/A इंटू V, क्या होता है मोमेंटम। तो अगर मेरे पास फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा, ठीक है। ये हमारे, जैसे कि अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, जैसे कि ओजोन जो होती है, ठीक है, ओजोन जो होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। कब डिस्ट्रॉय होती है, जब इसके साथ जो क्लोरीन है और ब्रोमीन, ये दोनों एटम जब इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ओजोन क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये कब कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हमारे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो यूवी रेडिएशंस की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्लोरीन आयंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं और ये जाके किसके साथ, O3 के कांटेक्ट में आ जाते हैं और O3 को, ओजोन है उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायो की आपको पता होगा कि बायो में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हार्मोन्स वगैरह दे दिए, विटामिन मिनरल्स के, विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो गया, मिनरल है इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो गया, ये मिनरल इसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन, हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, ठीक है। विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन। इसीलिए हमें ग्रीन पत्ती, जो ग्रीन सब्जी वगैरह जो होती है, हरी सब्जी, उसको खाना चाहिए। B1 की अगर मेरे पास कमी हो जाती है विटामिन की तो उसकी वजह से होता है बेरी। विटामिन B2 की वजह से स्लो ग्रोथ होती है। विटामिन B3 की वजह से होता है पेलागेरा। विटामिन C की वजह से होती है स्कर्वी। विटामिन D की वजह से होती है रिकेट्स, कि मतलब सॉफ्ट बोन्स हो जाती है हमारी। विटामिन K की वजह से होती है हेमियोरेन, ठीक है। ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो डिजीज जो होती है ये होती है इनकी कमी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो विटामिन ए है, विटामिन C, D एंड विटामिन E, ये क्या होते हैं, ये चार विटामिन जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। बाकी विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 ये सारे क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन की अगर मेरी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, गोइटर, ठीक है। और अगर सेकंड में बात करूं कि आयरन है, आयरन की कमी की वजह से हो जाता है अनीमिया, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कैल्शियम है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो उसके क्या मतलब फंक्शन जो है, मतलब हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो वो होता है कि हमारी जो बोन्स वगैरह जो होती हैं उनके लिए जो कैल्शियम जो है, उनको स्ट्रॉन्ग बोन्स होने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है।
और अगर फॉस्फोरस है वो भी कैल्शियम के लिए के साथ अगर जुड़ जाता है तो वो भी बोन्स की स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी बोन हो उसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सोडियम, जो सोडियम जो होता है, सोडियम हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है या फिर हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? वो सोडियम मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट की हमारी बॉडी जो होती है कुछ एक हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं हम डक्टलेस और सीक्रेटरी ग्लैंड। मतलब ये जो हम हार्मोन्स जो सीक्रेट करते हैं वो इनसाइड, मतलब एंडो से आपको पता चल रहा है मतलब इनसाइड, तो इनसाइड द बॉडी क्या करते हैं? हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो करता है डोपामाइन, सोमैटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन, गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये बनाया तो जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन ये रिलीज और स्टोर कहाँ होता है? पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जैसे पिट्यूटरी जो होती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है? जैसे कि पहला जो है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये किसके? जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बनाया तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जाता है बट स्टोर और रिलीज कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर होता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो पीनल ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड कौन से हार्मोन को? पीनल ग्लैंड करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है ये हमारी स्लीप साइकिल जो होती है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि एक पिगमेंट मेलानिन नाम का पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट जो होता है ये स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? ग्रीन जो कलर है वो आता है लीव्स का। ठीक है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पिगमेंट होता है वो मेलानिन होता है जिसकी वजह से स्किन कलर जो है हमें वो मिलता है। पीनल ग्लैंड के बाद आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड करता है एल्डोस्टेरोन एंड एड्रेनलिन। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड करता है थायरोक्सिन को। ठीक है, किडनी जो होती है, किडनी करती है रेनिन। ठीक है, अब देखो ये वाले जो होते हैं ये सभी में मतलब मेल के अंदर और फीमेल के अंदर सेम होते हैं। जो चेंज आता है वो आता है कि फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज, फीमेल के अंदर क्या होती है? ओवरीज होती है। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? फीमेल के अंदर ओवरीज करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल्स के अंदर उसको उसके अंदर बैलेंस बनाए रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ मेल के अंदर क्या होती है? टेस्टिस, जो किस कौन सा हार्मोन को करती है रिलीज? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये क्या है? एक सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ये थे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। अब इसके बाद आती है बात कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम के लिए होती हैं। तो इम्यून जैसे आईजी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, IgA हो गया। ऐसे क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो नहीं होती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है गैमेट फॉर्मेशन,
जो होता है वहां पे जो इम्यूनोग्लोबिन्स है आईजीज ये प्रेजेंट नहीं होती है गैमेट फॉर्मेशन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर करनी, मतलब याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या आती है, नेक्स्ट आती है कि प्रिमिटिव जो लाइफ फॉर्म थी वो क्या कौन सी थी। तो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म थी हमारी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस कैटेगरी के अंदर आता है, बैक्टीरिया आता है प्रोकैरियोटिक। आपने सुना होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है आर्किबैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो प्रीडोमिनेंट किसके अंदर होती है, ठीक है। मेजर लाइफ स्टेज होती है ये ब्रायोफाइटा के अंदर। वही एंजियोस्पर्म के अंदर बात करूं और जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है स्पोरोफिटिक, ठीक है। प्लांट किंगडम जो होता है वो हमारा डिवाइडेड है ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर। टेरिडोफाइट जो होते हैं उनका जो कॉमन नेम है वो है फर्न। वस्कुलर प्लांट होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, वाटर मिनरल्स का करता है फूड से, और फ्लोएम से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये अगर मैं बात करूँ लाइकोफाइट्स से डिफर कैसे करते हैं, तो ट्रू लीव्स का जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट ओवर होता है, उसके अंदर स्टेमन होता है और पिस्टिल होता है, ठीक है। स्टेमन मेल और पिस्टिल फीमेल। स्टेमन जो है अपने आस सराउंडेड होता है एंथर और फिलामेंट से, और एंथर से क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन्स, अगर पोलिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो पोलिनेशन होती है इंसेक्ट से हो गया, हनी बी हो गया, बर्ड्स हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इससे क्या होती है पोलिनेशन होती है। जैसे कि प्लांट्स की बात करते हूँ, जो हाइड्रेला जो प्लांट है उसकी वजह से भी क्या होती है पोलिनेशन होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कुछ एक डिजीज कौन कौन सी है। डिजीज की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि डिजीज में सबसे पहले जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कि नाइट्रेट जो होता है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से जो इन्फेंट की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर कैरी करने की वो कम हो जाती है, और बेबी का जो कलर जो हो जाता है वो पर्पल और ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि सिरोसिस। ये जो अल्कोहल को इंजेक्शन करते हैं उनके अंदर होती है 10 to 20% ही इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये हमें मिलती है। नेक्स्ट जो फर्स्ट वैक्सीन जो बनी थी वो बनी थी स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता, जो दो वायरस है, वेरिएंट वायरस है, उनकी वजह से होता। एक था वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर, ठीक है। इनकी वायरस से क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन थी जो बनी थी। नेक्स्ट जो पेनिसिलिन आपने सुना। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, और ये हमसे हमें कहाँ से मिली थी, ये हमें मिली थी फंगी से। अब बात करते हैं कि टाइफाइड, हमें टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये उसका नाम है जिसकी वजह से क्या होता है, हमें टाइफाइड हो जाता है। और टाइफाइड का अगर हमें टेस्ट करो, जो टेस्ट होता है टाइफाइड चेक करने के लिए, उस टेस्ट को हम बोलते हैं वाइटल टेस्ट, ठीक है। अब जो मिल्क जो है वो किसके अंदर सॉरी अब हमारे पास बात आती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कि मतलब हमारा जो जीन जो होता है उसके अंदर कोई चेंज आ जाए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेंडेलियन
एंड सेकंड हमारे पास होता है क्रोमोसोमल। आपको समझ ही आ रहा होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के कुछ क्रोमोसोम्स नंबर के अंदर कुछ चेंज हो। अगर हमारी जो नॉर्मल अगर हम ह्यूमन बॉडी देखते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टोटल 23 पेयर होते हैं, मतलब कि 46, ठीक है, जिनमें एक हमारे पास XX मतलब क्या होता है कि 22 पेयर्स, ठीक है। एक XX जो मेल के अंदर हो जाता है और एक XY किसके अंदर, फीमेल। ये दोनों क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स की कमी की वजह से या तो ज्यादा हो रखे हैं या फिर कम हो रखे हैं, उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है कि मतलब हमारा जो एक सिंगल जीन है उसके अंदर कोई चेंज वगैरह हुआ है, उसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोमल में सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ट्राइसोमी हो जाती है, किसकी, 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, XXY ये हो जाता है वो, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि भी इसको डाउन सिंड्रोम मतलब ये डिसऑर्डर है, तो उसका पता चलता है कि जो उसकी टंग जो होती है वो बाहर निकली हुई होती है, मुंह खुला रहता है, उसका हेड जो होता है वो भी हेड भी छोटा ही होता है, ठीक है। मेंटली वो रिटार्टेड होता है। ये डाउन सिंड्रोम के क्या है, मतलब कि सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं। सेकंड है नेफ्ट सिंड्रोम। ये जो होता है ये होता है कि मेल जो होता है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा ऐड होता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम ज्यादा ऐड होता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर अगर मैं टोटल क्रोमोसोम्स एक ज्यादा ऐड हो गया तो टोटल कितने नंबर में हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। इसमें भी मेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है तो कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 47। तो इसके हमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम्स कि ओवरऑल अगर देखें तो उसका जो मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कि वो मेल की जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन उसकी फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होता है कि डेवलपमेंट हो जाती है ब्रेस्ट की, ठीक है, किसके अंदर, क्लीन फिल्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है कि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, मतलब कितने हो गए, XO होता है उसमें, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम मतलब 45 हो गए टोटल क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं कि जो ओवरऑल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ओवरी जो होती है वो रेगुलेटरी होती है, मेंटली ये रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके हमें कुछ एक सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। अब मेंडेलियन की बात करूं, मेंडेलियन के अंदर कुछ जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया किस वजह से होता है कि जो फिनाइल एलानिन जो हमारे पास जो होता है वो किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब अगर नॉर्मली हम देखते हैं, लेकिन जब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जब फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर, इसके अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होती है डिजीज, फिनाइलकीटोन्यूरिया। सेकंड में बात ये जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, हीमियोफीलिया। ये भी क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, जिसको हम H इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल h से डिनोट करते हैं। अगर नॉर्मल है तो उसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अगर वो हीमियोफिलिक है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। हीमियोफिली क्या होता है कि मान लो मेरी उंगली पे छोटा सा कट लग गया है, ठीक है, तो वो जो क्लोटिंग मतलब ब्लड जो होता है वो बहता ही जाता है, मतलब वो रुकता ही नहीं होता है, स्टॉप ही नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, होमियोफिलिया होता है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो मेरे पास ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसकी जगह पे आ जाता है गैलेनाइन, ठीक है। इसका जो आरबीसी से क्या कर लेता है, ये जो ऑक्सीजन है वो सारी खींच लेता है और सिकल शेप इसकी होती है, ठीक है। तो ये सारी आरबीसीज वगैरह को या जो हमारा स्प्लीन होता है उसको ये डैमेज कर देता है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसकी वजह से।
अब कुछ एक बैक्टीरिया है जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अब हम बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हमने बात करी, वो किसके लिए, जैसे मिल्क को कर्ड के अंदर बनाने के लिए काम होता है। ठीक है, जो एड्स जो होती है, एड्स किसकी वजह से होती है, HIV की, जो एक क्या है, रेट्रोवायरस है, क्या है, रेट्रोवायरस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि निमोनिया किसकी वजह से होता है, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। कॉमन कोल्ड अगर मैं बात करूँ तो कॉमन कोल्ड होता है राइनोवायरस की वजह से कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, जो प्लेग्यू है, प्लेग्यू क्या होती है, एक डिजीज होती है, यर्सीनिया बैक्टीरिया है ये, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये क्या करता है, ह्यूमंस को भी और एज वेल एज बाकी मेंबर्स को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्लेग्यू जो डिजीज होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं ब्रेड मेकिंग के अंदर जो ब्रेड मेकिंग है उसके लिए जो हमें जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया वो हेल्पफुल करता है। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस की वजह से हो जाता है। जॉन डिजीज एक इंटेस्टाइनल डिजीज होती है, ठीक है, वो एनिमल्स के अंदर होती है, और ये किसकी वजह से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस। ठीक, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अमीबियासिस किसकी वजह से, एंड अमीबा हिस्टोलिका। अब नेक्स्ट अगर मैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू है जहाँ पे जो सेल डिवीजन जो होती है वो नहीं होती है, सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ, मतलब सेल डिवीजन जो होते हैं वो बिल्कुल वो नहीं होती है, वो होती है नर्व्स में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होती, जो नर्व सेल होती है वहाँ पे। जो मैमेलियन मिल्क होता है उसके अंदर हमें प्रोटीन मिलता है CAC। ठीक है, ये प्रोटीन हमें किसके अंदर, मैमेलियन मिल्क के अंदर मिलता है। एंड वन पॉइंट लास्ट कि जो एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट कि जो मतलब एलिमेंट नहीं बोल सकते हम उसको, जैसे कि जो DNA होता है, RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है, हमारा जो DNA का ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक इसके अंदर के अंदर टोटल हमारे पास 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो DNA जो होता है, DNA में कौन से 4 नाइट्रोजनस बेस से बना है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, इन चारों से मिलकर बना है। और RNA के अंदर क्या होता है, RNA के अंदर जो थायमिन है उसके जगह पे आ जाता है यूरेसिल। ठीक है, और एडेनिन और थायमिन बॉन्ड करते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो गुआनिन और साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।